लॉजिक बेस होते हैं और कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। 9th क्लास में तो आपको सिखा रहे हैं अभी, और इमीडिएटली मैं आपको 1 महीने में कहूँ कि करो, वैसे आते भी नहीं, आने चाहिए भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये हाईली लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपने क्या किया है, आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने सभी लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया और सभी राइट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z, bc, ac, ab तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो और इतना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि ऐसे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी हो तो आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या आ गई 2, y इज 2, z इज आल्सो 2। तो क्या ये ट्रू हो जाता है, तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू तीनों का सम प्लस 2। यस, दैट्स इट, क्लियर हो गया। तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू तीनों का सम प्लस 2। आर वी क्लियर विद दिस मच, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, पर अगर तुम्हारा पेपर दिया हो ना ये क्वेश्चन करने को कहा हो तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब टाइम नहीं होता ना इतना पेपर में, आप आधा घंटा थोड़ी लगाओगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को हाफ एन आवर दे सकते हो, 10 मिनट देना भी एक क्राइम होता है उस टाइम तो, है ना, कि अगर 10 मिनट दिए हैं तो या तो उसको गलत करके दोबारा सॉल्व करो या किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगाकर उसको दे रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 रेज टू पावर 30, 2 रेज टू पावर 29, 2 रेज टू पावर 28, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, राइट, और आएगा भी 1 मार्क में। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहा हुआ है बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है आपको, ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा हुआ है, क्या करना होता है, हमेशा सभी नंबर्स 2 की पावर में है और बीच में प्लस है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है न्यूमरेटर में, सबसे छोटी, क्या कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 28 को कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ क्या बच गया 2 रेज टू पावर 2, यहाँ क्या बच गया 2 रेज टू पावर 1। 29 में से 28 बाहर निकाल दिया तो 2 की पावर 1 ही रह गई। आप देखो ना, सिमुलेशन किया करो, यहाँ पर 4 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से आपने 3 2s कॉमन बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1, यही होता है। दैट गोज फॉर पावर 28 ऑल्सो, है ना। इसे लिख लो, राइट इट डाउन साइड बाय साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपके पेपर्स में ये आ सकता है। आएगा तो आप टीचर को कह सकते हो क्यों डाला है, 9th क्लास में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपके एक्सपोनेंट्स में नंबर्स का क्वेश्चन है जिसमें आपने कॉमन दिया है, और कॉमन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक हो गया। तो 2 रेज टू पावर 28 सबसे लोएस्ट वाली पावर को हम कॉमन ले लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर 3 प्लस या माइनस होने वाले नंबर सेम बेसिस हो, सबसे छोटी पावर को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को उस कॉमन वाली टर्म से डिवाइड कर दिया। मतलब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, 2 रेज टू पावर 30 को 2 रेज टू पावर 28 से डिवाइड कर दिया, 2 रेज टू पावर 29 को 2 रेज टू पावर 28 से डिवाइड कर दिया, 2 रेज टू पावर 28 को 2 रेज टू पावर 28 से ऐसे डिवाइड किया। कॉमन सिखाया हुआ ना कि जब आप कॉमन लेते हो तो हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हो उससे, यही किया हमने। तो अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई है तो न्यूमरेटर को सॉल्व करके क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये हुआ 2 रेज टू पावर 28। अब बोलो ये टर्म में क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 2, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाली टर्म में क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 28 में क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 0 व्हिच इज 1 भी लिख सकते थे। मान्य समझ में आ गया है? फॉर अ मिनट आई फॉरगॉट दैट इन द क्लास। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही 3 टर्म्स दी हुई है इन द डिनोमिनेटर। अब बताओ कौन सी टर्म कॉमन लेंगे, 2 रेज टू पावर 29, 28 भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 29 ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 2, नेक्स्ट क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 1, और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 या सिंपल 1 रह गया।
अब यहाँ 2 रेज़ टू पावर 28 है, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 29 है, कट जाएंगे सारे 2s, तो जो एक एक्स्ट्रा 2 है वो कहाँ बचेगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 4 + 2 + 1 अपॉन 2 × 4 + 2 -4 हो गया सॉल्व। 6 + 1 7, 6 - 1 5, 5 2 जा, इसको सिंप्लीफाई करके भी कहते हैं, फाइंड द वैल्यू भी कहा जाता है, या प्रूव भी कहा जाता है, आइदर वे जैसे मर्जी आए। क्लियर हो गया बच्चे ये? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सारे तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, इसमें ना ये जो x² x - 10 का होल स्क्वायर दिया हुआ ये नहीं करवा रही हूँ अभी मैं, और ये XYZ वाले भी नहीं करवा रही हूँ आपको, ये वाला कर लो। दिस अगेन कैन कम, लिख लिया इतना, सर का रिकॉर्ड रहा है। A² हो गया 2A 2A 2B 2C, ये हो जाएगा 11 आएगा। 6 - 1 कितना हुआ? समझ में आ गया बच्चे सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट, बाकी कुछ नहीं मैं करवा रही हूँ, अभी टाइम पास है। बाकी आपको शौक है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो प्लीज करो, ठीक है, मैं करवा भी दूंगी, पर या पूरी क्लास में करवा के पिछला नहीं भुलाना चाहती है, सब भूल जाओ, तो संन्यास लो, मैथ्स करनी नहीं आती। सच में सर यही कर रहे हैं, सर को बोलो सर अपनी नॉलेज हमें मत दिखाओ, हमारी नॉलेज के हिसाब से चलो, आपको बहुत आता है, आपकी स्टेज पर आपकी स्टेज पर हमें भी बहुत आए, ठीक है। आप हमारे जैसे सोचकर देखो, आप में से कोई जानता है कंप्यूटर्स कोई सीखता है या कुछ सीखता है, सर को ना आता वो बोलो सर मैं मुझे लैंग्वेज आती है, आप मुझे ना एक क्लास दूंगी। पता क्या है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट एक्चुअली, है ना। वो बात छोड़ो, मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, टीचर्स ना वो देते डिफिकल्ट क्वेश्चन टू शो ऑफ देयर नॉलेज, राइट, कि हमें बहुत आता है। हाँ, तो सर को बोलो सर मैंने भी एक नई चीज सीखी है, उसको मैं आज आपको पढ़ाती हूँ और कल मुझे पूरा उसकी ना बुक पढ़कर दिखाओ। माय डॉटर इज लर्निंग फ्रेंच, उसने फ्रेंच ले लिया अपने स्कूल में, और उसने ना एक दिन शी जस्ट यू नो वाज रीडिंग द लेटर्स, उसने एबीसी सीखी अभी फ्रेंच की, द अल्फाबेट। तो आई शोड हर वन लैंग्वेज पेपर था, मैंने कहा काशवी दिस इज इन फ्रेंच और व्हाट लैंग्वेज, तो कहती जैसे इसके लिखे हुए वर्ड्स तो फ्रेंच है। मैं को पढ़कर बता मम्मा, आई जस्ट रेड द एबीसी, मुझे पूरी लैंग्वेज थोड़ी ना आती है अभी, हाउ कैन आई रीड, दिस इज व्हाट सॉरी, है ना। हमने एक दिन आपको एबीसी सिखा दिया, अगले दिन कहते हैं बेटा पूरी बुक पढ़ लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। टीचर स्कूल में यही कर रही है आजकल, पूरी एबीसी पढ़ ली है हमने, पढ़ा दी एबीसी, हाँ जी बेटा आ जाओ नेक्स्ट डे पूरी बुक पढ़ो। बैठ 4 साल एबीसी को लड़ने को लगाए थे, फिर उसके बाद बीएटी बैच शुरू किया था। याद रखो इस चीज को, कोई नहीं इस चीज को याद रखता। आपने 4 साल एबीसी लगाए थे, 2 साल किंडरगार्टन के और 2 साल उसके बाद स्कूल के, उसके बाद फिर आपको बीएटी बैच सीएटी बैच सिखाया था, फोनिक्स सिखाए थे, पहले साल सिखाए थे ना, तुम लोग सब भाग जाते। चलो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज अ वेरी लाइकलीहुड क्वेश्चन आपका। चलो कैसे करेंगे इसको, एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसको, हाँ, और अगर ऊपर आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे इसमें, ऊपर एड द एक्सपोनेंट्स करो, क्या बन जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, और नीचे x रेज़ टू पावर 2a इंटू x रेज़ टू पावर 2b इंटू x रेज़ टू पावर 2c, ठीक है। a प्लस b प्लस c c प्लस a, a और a इकट्ठा हो गया 2a प्लस हो रहे हैं b प्लस b 2b, c प्लस c कितना हुआ 2c, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है आपका, 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस, पावर्स विल बी एडेड, बस 2 स्टेप्स का आंसर है, जिसको देखकर हम डर जाते हैं। ये आ सकता है, ठीक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये इजी भी है, हाँ है ना। 1 2/2 is 1 not 0, तो कोऑर्डिनेट की है। इसमें से क्या नहीं आता,
थ्री वाली करवानी शुरू कर दी, बहुत लंबी हो जाती है। थ्री वाली मैं करवा तो दूं आपको, पर वही है ना, थ्री वाली क्यों आएगी? आप पहले टू वाली तो करवाओ, थ्री वाली नेक्स्ट टर्म में दो। इसमें पता क्या करते हैं, इसमें आप ग्रुप फॉर्म करते हो, यू टेक इट एज वन टर्म एंड देन एज द नेक्स्ट टर्म। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे √3 प्लस √5 प्लस √8 से। थ्री टर्म्स में वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स एंड टेक इट एज वन टर्म, कि वो इकट्ठे हमने उनको बांध दिया कि ये एक टर्म है, और अब इसमें सिर्फ टू टर्म्स रहेगी, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर हो गया? मैंने रैशनलाइज किया तो इस टर्म का साइन नहीं चेंज किया, ये वाली टर्म का, जो इन बिटवीन टू टर्म्स के बीच में साइन है उनको चेंज किया। तो ये ऊपर भी आ जाएगा √3 प्लस √5 प्लस √8। तो यहां से आ गया √3 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √8 इन द न्यूमरेटर, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस √5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? यहाँ पे इसे ओपन करोगे, ये तो ऐसे ही रहा। नीचे क्या है, ये a प्लस b होल स्क्वायर, जिसे आप अगर सॉल्व करते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8। अब फिर से रैशनलाइज करना हो, रैशनलाइज तो फिर भी करना हो, क्योंकि उसने कहा है सिंप्लीफाई या रैशनलाइज। तो जब भी आपके नहीं, आपको नीचे रैशनल नंबर लेकर आना, ठीक है? whenever you find a square root number in the denominator, मैंने आपको कहा था आंखें बंद करना और उसे अपने पेपर्स में 9th क्लास में तो एटलीस्ट, जब तक ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर सोचना, मतलब देखकर कि हाउ डू वी नीड, द ओनली मंत्रा वी नीड है, मतलब द ओनली मेडिटेशन यहाँ पे चाहिए होगी रैशनलाइज। आपका एक वर्ड होगा, मैजिक वर्ड रैशनलाइज, उसे बोलोगे, देखोगे करना कैसे है। दो टर्म्स हैं तो मुझे पता है, तीन टर्म्स हैं तो जैसे मर्जी ग्रुप बना लो। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, आप इन दोनों को भी कर सकते थे। फर्स्ट को √3 को अलग रखा, √5 और √8 को इकट्ठा ले लिया, वो भी कर सकते थे। √5 मुझे अलग रखना है, मुझे 3 और 8 अच्छा लगता है, तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बना दिया, √5 को अलग कर दिया, वो भी कर सकते थे। यूजुअली जो लिखा होता है, मैं कोशिश क्या करती हूँ, जैसे अगर ये होता इस तरह से लिखिए सबने, इसको फिर से रैशनलाइज करना हो, √15 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखना, ठीक है? कर लो इसको मल्टीप्लाई फिर से, वरना रह जाएगा। The reason I need to rush is, मुझे आपको लाइंस एंड एंगल्स खत्म करवा के पॉलिनोमियल स्टार्ट करवाना है। आप ना मे टेस्ट ये सोचना, मैं थोड़ा सिलेबस फास्ट चल के स्कूल्स के लेवल तक आऊंगी। सितंबर टेस्ट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, ठीक है? सितंबर टेस्ट ऑलमोस्ट आपका, मुझे पता है जुलाई होगा, सितंबर टेस्ट ऑलमोस्ट सबका सेम, ठीक हो गया? तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से, ये है √3 प्लस √5 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 2√15 मल्टीप्लाई बाय √15 क्या करेंगे इसको, क्या लिखेंगे? चलो मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा ये? √45 √75 स्क्वायर रूट ऑफ 120 2 into 50। कोशिश करनी है कि हमें जो इरैशनल नंबर है उसे रैशनल किया। 2 से कर सकते हो, पर बाद में फिर से कैंसिल करोगे, बात तो एक ही है ना। 2 से कर, तो जो आपका इरैशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे। आप खुद सोचो, बताओ। इट्स नॉट 2 प्लस √15, ये प्लस में नहीं बंधा हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर मैं सिर्फ इसको √15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 into 15 रह जाएगा। 2 में हमारा स्क्वायर रूट है ही नहीं। अगर 2 प्लस √15 होगा और मैं अकेला √15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? Though I have tried to rationalize, but my purpose has not been served.
मेरा जो एम था कि बिल्कुल स्क्वायर रूट की टर्म हट जाए, वो नहीं हट, तो इसलिए हम वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाते। क्लियर हो गया? चलो ये सॉल्व हो गया। अब इसमें आप कॉमन ले लोगे, जैसे यहाँ पर रूट 45 आई नो विल बी 3 रूट 5, रूट 75 विल बी 5 रूट 3 और रूट 20 15 8 होता है, तो 2 रूट 30 हो जाएगा। अच्छा ओवरऑल कुछ भी कॉमन नहीं आया है ना, 3 5 2 में कुछ भी कॉमन ओवरऑल नहीं आ रहा, तो मैं चाहे ऐसे लिखती चाहे मल्टीप्लाई करती, would hardly would have made a difference। मैं आपको समझाना क्या चाहती थी इसमें, ये लिख लिया। अब ऐसे ही हमारे पास मान लो मैं ये सेम क्वेश्चन में दे रही हूँ, मेरे पास है 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट। क्लियर हो गया? अगर कैलकुलेशन सही है तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, तो पता क्या होता है, आमतौर पर टीचर्स कहेंगे कि यहाँ माइनस है, तो सबसे इजी होता है फर्स्ट 2 टर्म्स को लो खत्म करो, है ना। अब होता क्या है, मैं कोशिश क्या करूंगी, आई विल टेक दीस 2 फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन आई विल आस्क, ठीक है। अब टीचर्स कभी कभी कुछ करती हैं दैट वी टेक दीस 2 टर्म्स आल्सो। आपने अगर कहा कि मैम फर्स्ट 2 क्यों ले, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं ले सकते, है ना, तो मैं ये क्यों लूंगी। अगर मैंने ये सेकंड और थर्ड लिया तो मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ और इसके बाहर माइनस साइन है, तो जब मैंने ब्रैकेट लगाकर इनको इकट्ठा किया, रूट 3 को भी अपना साइन चेंज करना होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक रूल किया कि टेक 1 एंड रूट 2, दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स को ले लो, आपके साइंस जो है वो थर्ड टर्म का उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर बाई चांस माइनस साइन हुआ और मैं सेकंड और थर्ड टर्म को ले रही हूँ, तो व्हाट वुड हैपन, मुझे अंदर की टर्म का साइन चेंज करना होगा। ध्यान में एक रखने वाली बात और आ जाएगी, पॉइंट टू बी नोटेड हो जाएगा कि नहीं जी ऐसे किया और गलत हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप गलत हो गया, सारा क्वेश्चन गलत है ना। तो मैं सिर्फ अपनी फर्स्ट 2 टर्म्स को ग्रुप में रख लूंगी, क्योंकि इसमें साइंस का कोई असर नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर भी माइनस हो चाहे प्लस हो, मैंने दोनों को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस रूट 2 माइनस, वेरी गुड, और नीचे 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। समझ में आ गया? करो सॉल्व इसको फटाफट से, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी आपके साथ आज लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 2 पैरेलल लाइंस वाली, आज खत्म कर लेते हैं उसको, हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चंस है उसके, अब जो रह गए आपके बुक के, सिर्फ प्रूफ का एक क्वेश्चन है और वो भी बहुत इजी है, मैं सॉल्व भी कर दूं फिर। और डिफिकल्टी और भी आ जाती है, यहाँ पर आपको कोई 1 ना देकर कुछ और नंबर दे और वो बहुत लंबा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे यूजुअली 1 आता है, तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3, तो ये और ये टर्म आपकी क्या हो गई, कैंसिल। 3 माइनस 3 0 हो गया, 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2, अब किससे रैशनलाइज करोगे, समझ में आ गया, दैट वी ओनली नीड टू रैशनलाइज विद रूट 2। टेस्ट कल करवाओ सॉल्व, लाइन्स एंड एंगल्स करवा दो आज, ठीक है। एक बार टेस्ट खुद से घर से देखना, कल चेक भी हो जाएगा, साथ साथ चेकिंग पेपर के साथ साथ देख लेना कि हमने क्वेश्चंस में क्या गलती की, ठीक है। कल चेक हो जाएगा पेपर, कल तक मतलब। ओवरऑल वैसे टेस्ट कैसा लगा था आपको, इजी था? ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे, मैंने कितने दिए थे, 11, 10 क्वेश्चन हो गए थे, एक और हो गया। उन 10 11 में से कितने आते थे, और चेक करो, हाँ? अगर आपको उन 10 क्वेश्चंस में से आपको अगर 5 भी आते थे, मतलब कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है वो अलग बात है, वो तो होती रहेगी हमारी, वो तो हमें सुधारनी है, ठीक है। अगर उन 10 में से मुझे 5 भी कॉन्सेप्ट वाइज आते थे कि पता है क्या करना है, वो करना शुरू भी किया, मैं फिर खो गए, कहीं तो स्टार्ट करना शुरू किया हमने, है ना। तो वही प्रोग्रेस मुझे आप में लेकर आनी है, उसके बाद ही अपने आप से फिर करना शुरू करोगे, जैसे यहाँ पर किया भी आपने किया ना, आपने रैशनलाइज किया, मैंने एक क्वेश्चन किया और दूसरा वाला आपने खुद बता दिया, मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गई सारी हमें। चलो अब आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स।
नेक्स्ट, अभी प्रैक्टिस जब भी करते हो ना, एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए नहीं दे रही हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं आपके पास नहीं है, किसी से लो, उन सारे क्वेश्चंस को बार बार वही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो विदाउट एनी ब्रेक। एक क्वेश्चन को 10 बार करना ही एक रूल होता है। मैथ्स को अगर इम्प्रूव करना है 10 क्वेश्चंस मत करना, एक क्वेश्चन को 10 बार करोगे, उसको मतलब याद कर लो अच्छे से कि दिखे, पता समझ में आ जाए। देन मूव टू वैरायटी। वैरायटी मूव करके हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है, फिर समझ नहीं आता। 6.1 हमने की थी। पैरेलल लाइंस में मैंने आपको समझा दिया था, एग्जांपल 5 रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 कर लिया था। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। देखो, खुद ही देखो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है आपको। कितनी पैरेलल लाइंस दी हुई है? 3। ड्रॉ करो 3 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल एक जा रही है इसमें, है ना। सो नाउ वी हैव 3 पैरेलल लाइंस AB, CD एंड EF। ज्योमेट्री में ना पहले हमेशा फिगर को ड्रॉ करना, पहले गिवन मत लिखना। जब आप फिगर को ड्रॉ करोगे और साथ में फिर गिवन लिखोगे, फिगर समझ में आ जाएगी। फिर आपने ट्रांसवर्सल लिखा, यहाँ लिखा हुआ है x, ये मार्क किया हुआ है y और ये मार्क किया हुआ है z। ठीक है, पहले ज्योमेट्री में हमेशा फिगर ड्रॉ करनी है। वो इसलिए ज्योमेट्री की क्वेश्चन बिना फिगर के अधूरा होता है। मैं यहाँ फिगर ड्रॉ नहीं करती, फिगर सबके पास है, सबके पास बुक है, सबके पास फिगर है, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करती। समझ में आएगा? ऐसे ही जब आप ड्रॉ नहीं करते तो आपका प्रूफ हमें समझ नहीं आता है, टीचर्स को समझ नहीं आता है। दे विल नॉट सिट विद द क्वेश्चन पेपर एंड सी अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, राइट। प्लस हमारी आदत होती है हम कुछ फिगर में ऐड कर देते हैं, कभी कभी कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ एबीसी या कुछ हमने 1 2 3 एंगल्स ऐड किए, तो वी नीड टू मेंशन इट ऑन द फिगर इटसेल्फ। हमें क्या पता, मैंने कहा एंगल 1, आपको अगर मैम कहा है एंगल 1, है ना। अब मैंने कोई इसमें एबीसी पॉइंट्स लिखे हैं, मैं लिखूं एंगल आर, तो आप क्या कहोगे मैम आर कहाँ पे है? तो वही चीज हमारे लिए भी है ना, मुझे क्या पता आपने आर क्या लिया है। ऐसे गिवन में क्या लिखेंगे बताओ, क्या दिया हुआ है हमें? AB is parallel to CD is parallel to EF। उसके बाद क्या लिखा है? 3:7। तो जब ये दिया हुआ है 5:Z, अच्छा टू फाइंड क्या करना है हमें? पहली चीज तो अब तक क्या क्लियर होता है, जब हमने पैरेलल लाइंस दी है और ट्रांसवर्सल दी है और एंगल्स निकालने के बारे में कह रहे हैं, तो क्या यूज होगा? 3 तरह के एंगल्स। आइदर कौन से होते हैं एंगल्स जो बनते हैं पैरेलल लाइंस में? कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और फिर को इंटीरियर। इन तीनों के अलावा कोई एंगल नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब उन सब से ही काम होगा। आपको दिया हुआ है y और ये x है, ठीक है। कैसे? ये इंटीरियर में चाहिए, ये इंटीरियर में चाहिए, एक बाहर है एक यहाँ, ठीक है। अब कोशिश हमें ये करनी है कि इन तीनों एंगल्स में हमें लेकर आना है, तो वी नीड टू फाइंड x। सो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि वी आर सॉल्विंग इट, वी नॉट प्रूविंग एनीथिंग। लेट y इज इक्वल टू 3x मिलेंगे ना, बिकॉज x ऑलरेडी है, तो हम y को क्या ले लेंगे? 3a या 3b 3p अदर देन x y z, ठीक है। z इक्वल्स टू 7। क्लियर हो गया? किस में रिलेशन हमें दिख रहा है? सीधा सीधा सा x और y। कैसे बन रहे हैं एंगल्स ये? तो मैं लिखती हूँ AB is parallel to CD। दिस इज व्हेन आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता जी क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं जो समझ में आ रहा है वो लिखूंगी कि पैरेलल लाइंस में एंगल्स कौन से रिलेटेड है। ट्रांसवर्सल कौन सी है हमारी? ये नाम नहीं दिया होगा, है ना, तो इसको PQ लिख लो, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। तो डायरेक्टली लिख देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर है। अब जैसे ओमेगा ने कहा कि y और z ये हमारे क्या होने चाहिए थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो नहीं बन रहे, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे कौन से? x z बनेंगे, यस। चलो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? z। तो उसमें मैंने क्या लिया है?
AB is parallel to EF. AB is parallel, ऊपर की और नीचे की लाइन पैरेलल है, and PQ is transversal. So angle X is equal to angle Z because they are alternate interior angles. Clear हो गया? X plus Y आपको कह रहे हैं equal to 180. X कह रहे हैं मैं Z के इक्वल हूँ. वैल्यू किस किस की है हमारे पास? Y और Z की. तीन चीजें इकट्ठी होगी मेरे पास. Y 3A के इक्वल है, Z 7A के इक्वल है. ठीक हो गया? देखो क्या था, अब इस चीज को मैंने इकट्ठा किया. Y is 3A, Z is 7A. X plus Y is equal to 180 and X said I am equal to Z. हर जगह वैल्यू पुट करते हैं. Y की वैल्यू 3 है तो ये हो गया X is equal to X plus 3A equals to 180. Z की वैल्यू क्या है? 7A. तो X किसके इक्वल हो गया? 7A. अब ये वैल्यू उठाकर अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगी तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? A की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गया. तो क्या हम उससे X की वैल्यू निकाल सकते हैं? इसने सिर्फ X कहा था तो मैं X पर आई, पर हम सभी की निकाल लेंगे, Y और Z की. क्वेश्चन में कभी कभी कहा था फाइंड ऑल द वैल्यूज X, Y, Z. ठीक है, तो निकाल लो. दिस विल बी 136, 126. हाँ, 126. Then next है 3 into 18 which is 54 degree and 7 into 18 which is 126. हो गया बच्चे? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3. ज्योमेट्री को कभी भी ओवरऑल मत देखना, हमेशा ग्रुप उसको देखना कि चैप्टर कौन से दिया हुआ है. अगर लाइंस पैरेलल दी हुई है तो पैरेलल वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, कहीं ना कहीं वहां से हम कुछ पिक करेंगे. अगर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं देन विल गो फॉर ट्रायंगल्स. अब ये मुझे दिया हुआ है AB और CD, दे आर पैरेलल. AB एंड CD दे आर पैरेलल. EF और यहां से गया G. दिस इज परपेंडिकुलर. ये दिया हुआ है तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि ये एंगल 90 है. फिगर ड्रॉ की. अच्छा ये लाइंस है, टेक इट अकॉर्डिंगली, इसको लाइंस बना दो. ठीक. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में. हमने फिगर ड्रॉ कर ली, अब इसके गिवन को लिखेंगे. गिवन में क्या लिखा हुआ है? AB is parallel to CD. फिर हमें क्या दिया हुआ है? EF is perpendicular to CD. एंगल GED किसके इक्वल है? 126. तो क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है इसका मेजर, पर यहाँ फिगर में कहीं मेंशन नहीं है. तो मैंने ये एंगल ना अब यहाँ फिगर में स्पॉट कर लिया, मुझे दिख गया है कि ये एंगल 126 के इक्वल है. ओरली ही मुझे क्वेश्चन नहीं पता अभी तक, है ना. ये टोटल एंगल दिया हुआ है 126. ये कितना है? 90. तो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ. समझ में आ गया ना? दिस इज हाउ आई रिलेट माय फिगर विद गिवन. मैं पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद गिवन लिखती हूँ, सो दैट मुझे समझ में आ जाए कुछ कुछ. अब उसने कहा है 3 एंगल्स निकालने हैं टू फाइंड. अब मैं लिखूंगी टू फाइंड एंगल AGE. एंड जी कहाँ पर है एंगल AGE? AGE. तो पहले मुझे एंगल निकालना है ये वाला, है ना. अच्छा वो भी एक जोक होता है ना कि वो एंगल कहते हैं फाइंड, वो कहते हैं देखो ये रहा. राइट. फाइंड का मतलब है यू ऑलवेज नीड टू फाइंड द मेजर. नेक्स्ट वी हैव एंगल GEF. GEF हमारे पास कहाँ है? ये तो आपने निकाल ही लिया. आपको पता कैसे निकालना है? GEF ये वाला एंगल हो गया. नेक्स्ट एंगल क्या है हमारे पास? FGE. वेयर इज FGE? FGE ये साथ वाला, ये 3. ठीक है. तो वी नीड टू फाइंड दीज 3 एंगल्स. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? करे सॉल्यूशन. कब कर दूं? लिख लिया सबने? बस मुझे पेज नहीं पलटना है, ये फिगर यही रखनी है मुझे. ठीक है. तो आई एम जस्ट
ये 3 चीजें हमने लिख ली, हमें एंगल्स पता लग गए और थोड़ा बहुत साथ साथ समझ में आ गया कि नहीं? तो नाउ विल राइट द सॉल्यूशन। चलो लिखो भाई, पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हमें दिया हुआ है CD EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो देयरफॉर एंगल FED इज 90 डिग्री। फिर हमें दिया हुआ है एंगल GED किसके इक्वल है? 126। तो इसको ब्रेक कर लो, एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126। GEF की वैल्यू हमें निकालनी है, FED की वैल्यू क्या है? 90, और ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया, एंगल GEF इज 36 डिग्री। तो एक टिक मार्क मैंने GEF पे लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस पर लिख भी दो, ये 36 है, क्लियर? ये पूरा 126, ये 36 हो गया। अब नेक्स्ट हमें कहा है ये एंगल निकालो। क्या करेंगे इस एंगल के लिए? AB is parallel to CD and GE is transverse। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। एंगल AGE is equal to angle GED which is alternate interior angles। AGE is equal to GED alternate interior angles। समझ में आ गया मैं इतना? तो हमारा AGE का मतलब क्या वैल्यू क्या हो गया? 126। Therefore एंगल AGE is 126। अब ये रहेगा शिट यार, AGE आ गया 126, समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब इस पे, राइट? तो यहां से विल टेक एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। दिस इज लीनियर पेयर। अगर ये नहीं करना तो ये आपका 36 है, ये भी 90 है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल भी ले सकते हो, बट दिस वन इज इजी टू अंडरस्टैंड। हमें पता है, लिखना भी कम पड़ेगा इसमें, है ना? कोई और रूल नहीं लिखना पड़ेगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, वो सब। तो 126 प्लस एंगल FGE इज 180। तो आपका एंगल FGE किसके लाएगा? 180 माइनस 126 विच इज इक्वल टू 54। समझ में आ गया हमें? 3 स्टेप्स में हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये। अब आते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ पहले मैं यहाँ पे चली, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट निकल गया। फिर मैंने सेकंड यहाँ से शुरू किया AG, फिर मैंने थर्ड यूज किया AG से मैं निकाला FG। ठीक हो गया बच्चे? एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करवाओ, चलो फिगर ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 4 आप ये लगाओ, 2 क्वेश्चन और एक प्रूफ का क्वेश्चन और एक चैप्टर खत्म। इतने ही क्वेश्चन है। पैरेलल लाइंस में एग्जाम्पलर जरूर करनी है हमें, पर पहले 2-3 दिन ना अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। एक्स्ट्रास पे एकदम से नहीं भागते जब तक हमारी NCERT पूरी मास्टर ना हो जाए। मतलब मैथ्स इतनी अच्छी है कि वी नीड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बस कर लिया, समझ में आ गया, पर हमें वैरायटी चाहिए। पर जब समझ में नहीं आता, मैथ्स ठीक ठाक होती है, तो जो कर रहे हैं ना उसको पहले अच्छे से करो 3 to 4 टाइम्स मिनिमम, उसके बाद नेक्स्ट पे जंप कर। ठीक है? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो लक्ष्य है वो आगे कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोगे वो कंफ्यूज नहीं होगा, राइट? लेकिन मैं अस्मी को कहूंगी एक्स्ट्रा करो, उसको पिछला याद नहीं है, वो एक्स्ट्रा पढ़कर कंफ्यूज हो जाएगी। एक्स्ट्रा करने पर कंफ्यूज होते, ठीक है? एक स्टेज होती है जब हमने स्टार्ट किया है, एक्स्ट्रा पढ़ने पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे ABC को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद हम फोनिक्स पे जंप करेंगे। ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है फिगर में दिस इज PQ, ऐसे V सा बन रहा है ना? ये दिया
दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, यहाँ पे ये R, S and T. And I'm given this angle is 130 degree और ये दिया हुआ है 110. चलो, तो उसने कहा है गिवन में PQ is parallel to ST, angle PQR is 110 degree, angle RST is equal to 130 degree. To find angle QRS, यही करना है. QRS हुआ ये जो बीच में है. देखो लाइंस पैरेलल दी है PQ और ST. सबसे मुश्किल पार्ट पता क्या होता है क्वेश्चन में, पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन में, एक पैरेलल लाइन यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ है, और फिर कहते हैं रिलेट करो एंगल्स को भी, है ना. हमें आदत क्या है ऐसे देखने की, तब हम एंगल्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कौन से कैसे बने. तो जब पैरेलल लाइंस ना एक इधर एक उधर ऐसे स्कैटर्ड हो, तो करना क्या होता है उसमें, ये अपने माइंड में एक्स्ट्रा फिगर बनाकर, इस फिगर पे छेड़छाड़ नहीं करनी, ये आपका रफ है, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से लिखोगे. और कैसे लिखोगे उसको, कैसे करोगे, जैसे मैंने पेंसिल लिया, पेन लिया, कुछ भी पेंसिल से लिया, आई जस्ट टुक अनदर पेन, मैंने क्या किया, इसको पूरा ऐसे एक्सटेंड कर, ये आपने रफ में करना है. दिस इज नॉट फॉर योर मेन क्वेश्चन. अब समझ में तो आएगा ना कौन सा एंगल किसके साथ आएगा. अगर मैंने SR को ट्रांसवर्सल लिया तो ये और ये एंगल है. अगर मैंने ये एंगल लिया, अब ये ट्रांसवर्सल में फर्दर एक्सटेंड करूंगी, तब पता तो लग रहा है ना कौन सा कैसे लिंक हुआ है. पहली चीज तो यही करनी होती है, राइट. The first and foremost task is to extend our lines accordingly, और देखना है कि वो कैसे बनेगा. ये आपकी रफ में होगी, इसे फेयर में कभी मत लेके आना. अब ऐसे वाले केस में हमें इस एंगल तक पहुंचना है, इसका वर्टेक्स ही अलग है, और ये एंगल हमारी पैरेलल लाइन से बिल्कुल भी लिंक नहीं है. तो अगर मैं सिर्फ पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से चलती हूँ, ठीक है, या फिर हाँ सिर्फ पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट से चलती हूँ, अगर मैं ऐसे ही करवाऊँ, देखो मैंने लिखा है इसमें, हम लिखते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा. अगर मैं ऐसे ही करूँ, पता नहीं टीचर मानेंगे कि नहीं आपकी. कंस्ट्रक्शन में मैंने सिर्फ इतना लिखा है, एक्सटेंड लाइन ST and PQ and QR. ठीक है, एक्सटेंड करना है so that they intersect. एक्सटेंड QR and ST, PQ also, PQ को बाद में लिखेंगे, QR and ST, QR and ST to intersect at point A. Let me take. ठीक है, ये सबसे इजी प्रूफ करवा रही हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ना सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम के बाद. इतना लिख लिया. अब हम आते हैं सिर्फ ओरल वाला प्रूफ. अगर मैं लेके चलती हूँ, ये एंगल दिया हुआ है 130, ठीक है, ये एंगल मुझे दिया हुआ है 130. इसके साथ मैं कौन सा एंगल निकाल सकती हूँ, इसके साथ वाला निकाल सकते हैं. क्या होगा, 50 डिग्री. कैसे आएगा, लीनियर पेयर. ये एंगल निकाल सकती हूँ, को इंटीरियर कितना हो जाएगा, कुछ भी निकाल लेंगे, मतलब आई ट्राई एंड फाइंड ऑल. ये 110 है, इसके साथ मैं ये एंगल फाइंड कर सकती हूँ, कितना होगा, क्यों नहीं होगा, हमें इस पे पहुंचना है. बड़े वाला भी ले सकते हो ना. ये वाला क्या है बताओ, 110. क्या लिया है हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर हो रहा है. अब ये वाला आ जाएगा 70. ट्रायंगल ASR, ये एंगल आ जाएगा. समझ में आ गया. मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ली है, इसका वैसे प्रूफ है, R से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये एंगल निकाल लेते हो, ये एंगल निकाल लेते हो, एंड देन यू फाइंड दिस. वो इजी वाला है. चलो हाँ, कौन सा, ये वाला, वो पहले समझा दिया इसलिए. चलो इसमें अब आ जाओ. चलो इसी का हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन. सो आई टेक, ये एंगल कितना दिया हुआ था, 130 है ना, ये वाला था 1. एंगल 1 प्लस एंगल RST इज इक्वल टू
180 डिग्री लीनियर। तो एंगल 1 कितना आ गया, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 50। क्लियर हो गया इतना। फिर हम लिखेंगे PQ is parallel to AT and AQ is transversal, right? So I can have angle PQR is equal to angle, कौन सा नाम दे यहाँ पर, BAQ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे corresponding angles. These are corresponding angles. This will be 110. समझ में आ गया। 110 के साथ ये वाला एंगल 2 आ जाएगा, लिखो 100 एंगल BAQ प्लस एंगल 2 एंगल BAQ plus angle 2 is 180 which is again linear pair। तो आपके पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। फिर आप ले लोगे इन ट्रायंगल ASR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, अब मैं यहाँ पर नाम इसे QRS ही लिखूंगी, पहले यही ले लो, ARS लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं इसका दूसरा वाला प्रूफ भी करवाऊंगी बिकॉज देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पर वही वो होता है सॉल्व। ठीक है, इसका दूसरा वाला प्रूफ भी साथ में लिखवाऊंगी, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से इससे। वैसे इजी तो ये भी है, 50 प्लस 70 प्लस एंगल ARS इज इक्वल टू 180। तो एंगल ARS किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर आपने एंगल ARS निकाला है, दिस इज इक्वल टू एंगल QRS एंड इट इज 60 डिग्री। समझ में आ गया इतना, लिख लिया हमने। एक ये वे होता है जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो ना, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस है जहां पे ये V बना हुआ है, कभी इन्वर्टेड V होगा, एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है हमारे पास, राइट। तो हमेशा कोशिश पहले ये करनी है कि हम पहले पैरेलल लाइंस को समझें। एक पैरेलल लाइन यहाँ पे जा रही है, एक वहां जा रही है, तो इनको एक्सटेंड करके आपस में पूरे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए बनाओ। इसका दूसरा प्रूफ क्या था, लिखो वो भी। तो आपकी फिगर ऐसी जा रही है, ये है ना, दिस इज लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, फिर ये इसका दूसरा प्रूफ, बिकॉज समटाइम्स दिस ऑल्सो वर्क्स। गिवन टू प्रूफ सब ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे थ्रू आर ड्रॉ PQST हो गया ना, तो अब क्या ले इसमें AB, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। R से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो तीनों लाइंस को, बाकी 2 लाइंस को पैरेलल हो, जिससे ये तीनों लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल। ये आपको एंगल कितना दिया हुआ है, 130, और ये कितना दिया हुआ है, 110। और अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड। और अगर पीछे भी कंस्ट्रक्शन थी तो उसे हमें क्या करना है, डॉटेड। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो इजी है ये एंगल और ये एंगल क्या सम है, को इंटीरियर क्या हो जाएगा 70। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला निकाल सकते हो, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इजी है ये कंपैरेटिवली उससे इजी है, उसमें बहुत घूमना पड़ा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ये होते हैं। दोनों मेथड देख लेना, जो आपको समझ में आता है फाइनली वो आपकी कॉल है।
ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी PQ is parallel to AB, QR is transversal, तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज 180 डिग्री, जिसे हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो इससे मेरा एंगल QRA आ गया 70 डिग्री। फिर नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे ST इज पैरेलल टू AB, SR इज ट्रांसवर्सल, तो उससे मेरे पास आ जाएगा एंगल PSR प्लस एंगल SRB इज 180 को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल SRB किसके इक्वल आ गया 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और फिर हम लिख देंगे QRA, एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। QRA किसके इक्वल है 70, QRS किसके इक्वल है हमें निकालना है, SRB किसके इक्वल है 50, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गया इतना में। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद फिफ्थ की फिगर ड्रॉ करो, हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो लिखा जाएगा पूरा। सिक्स्थ और एक आपका एग्जाम्पल 5 रह गया, वो मैं आपको करवाऊंगी कल, और कल थोड़ा पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट आपके वैसे ही होंगे, नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चंस टेस्ट डिस्कस हो जाएगा और पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है लगता है। हमारे पेपर तो 10 से ही है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है। पेपर तो सबके ऑफलाइन है, 15th ऑनवर्ड्स ऑनलाइन कहाँ तक क्लासेस होंगी, कुछ नहीं है ना, पेपर तो ऑफलाइन है। बेटा पेपर ना आपके ऑफलाइन ही होंगे, देख लो उन्होंने क्या करना है, मत बनाओ पेपर ऑफलाइन ही होंगे। 2 घंटे के लिए वो सुबह 7 से 11 का टाइम रख लेंगे कि आ जाओ पेपर दे दो। सुबह जल्दी कर देंगे, 8 o'clock कर देंगे कि सुबह 8 बजे आके 9:30 तक चले जाओ, धूप हीट वेव भी नहीं होगी। 10 बजे आ चुका टाइम पक्का, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 2 पैरेलल लाइंस दी है मुझे। ये क्वेश्चन सच में इतने इजी है ना पैरेलल लाइंस वाले, पता नहीं बच्चा मतलब आई डोंट नो सोचना क्या है। लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल देखो, उसके बाद एंगल्स देखो, सच में इजी है ये। अगर इसके अलावा कंफ्यूजिंग भी होते हैं तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आएंगे। आपका वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे वाला क्वेश्चन था एग्जाम्पल 6 जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं होना इसका, ऐसा देख लेना, अब इजी है ना। अब इसको समझने के बाद, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन देखने की आदत है, हमें ऐसे पैरेलल लाइंस देखने की आदत नहीं है, तो जब हम इसकी ओरिएंटेशन ऐसे रखेंगे तो नहीं समझ में आता। बट इफ आई कीप इट लाइक दिस समझ में आना शुरू होगा। बात ही वही होती है, समझाना है तो फिर ना पेपर पलटने को तो किसने कुछ नहीं बना है, कोई चीटिंग नहीं होती इसमें, कोई हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया। तो इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में AB इज पैरेलल टू CD और ये PQR ऐसा एक ट्रायंगल इन दोनों के बीच में बना हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 50, ये लिखा हुआ है Y, यहाँ लिखा है X और यहाँ लिखा है 127, और उसने कहा है फाइंड XY क्वेश्चन में। तो गिवन लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, AB is parallel to CD, angle APQ is 50, angle PRD is 127. To find XY. ठीक है, अब आएंगे सॉल्यूशन पर। X इक्वल्स टू कैसे आएगा X 50, ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ रहा है सबको। X और 50 डिग्री का समझ में आ गया ये, तो हम लेंगे AB इज पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी, PQ इज
ट्रांसवर्सल। सो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला पार्ट सॉल्व। देन AB is parallel to CD and PR is transversal. This is what Lakshit has told me. अगर नहीं समझ में आता तो इसका alternate method क्या है कि मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कहा 50 plus y is equal to 127 alternate interior angles. समझ में आ गया इतना? ये पूरा एंगल था, ये 127 के इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, वो भी यूज कर सकते थे। 127 के साथ ये वाला एंगल निकाल लो लीनियर पेयर करके, एक्स वाई एंड दिस एंगल सम 180 हो जाएगा। एक्स आपने निकाल लिया 50, वाई तब भी निकाल। एक क्वेश्चन को करने के बहुत वेज हैं, जो मौके पर बैठकर आपको क्लिक कर जाएगा उससे सॉल्व कर लो, कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं है। तो लिखो y प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, y is 127 minus 50, y is 77। समझ में आ गया इतना? y will be equal to 77 and solve। टाइम भी हो गया।